हाँ जी, क्या हाल चाल। तुझे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स और डीएम आ रहे थे कि मैं अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा इस वीडियो में एक एक करके आपको बता देता हूं कि मैंने क्या क्या मॉडिफाई कर रखा है इस बाइक में। डिस्क्लेमर। अच्छा, वीडियो शुरू होने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि इस बाइक में जितनी भी सारी चीजें लगी हैं ये मेरे खुद के पैसे से लगी हैं। कोई भी चीज पर स्पॉन्सर्ड नहीं है। हाँ, अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो भाई खुले दिल से उसका स्वागत है, आप स्पॉन्सर करिए सट्टा छोड़कर। तो ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया था वो था इसके बारे में, ईंधन पात्र के आवरण के बारे में, मतलब टैंक कवर। और इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन क्योंकि आज के युग में यूट्यूब में लोगों का शीर्षपतन बढ़ता जा रहा है। लंबी वीडियो कोई नहीं देखना चाहता, बस आगे बढ़ा के सबको जल्दी से सुख की प्राप्ति करनी है। वैसे इस वाहन में सबसे बड़ा जो बदलाव दिखता है वो है वाहन की निकास नाली का, मतलब एग्जॉस्ट। लेकिन तुमने कहा था एग्जॉस्ट चेंज नहीं करोगे। कब कहा था? वो कमेंट मत करना, गुड सेवक लगवा ले, रेड्यूसर लगवा लो। इतनी नॉइस ठीक है, हेलमेट लगाते हो और कम हो जाती है, और दूसरों को क्यों ही परेशान करना। हाँ, मैंने चेंज कर लिए हैं। एक्चुअली साउंड मैंने कम किया है बहुत जुगाड़ लगा के, तो उसका प्रोसेस भी आगे दिखाता हूँ। तो ये एग्जॉस्ट एसएस मोटोकॉर्प नामक संस्था द्वारा निर्मित है और ये पूर्ण प्रणाली एग्जॉस्ट है, मतलब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ये जो एग्जॉस्ट है ये आपके वाहन को 13.7 किलो कम कर देता है। और वैसे जब ये एग्जॉस्ट नया आया था तो क्रोम कलर का था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप चलाते हो ये अपने रंग दिखाने शुरू कर देता है, लेकिन ये रंग अच्छे भी लगते हैं। ये जो एग्जॉस्ट है ये जंग रोधी धातु से बना हुआ है, मतलब स्टेनलेस स्टील। इस वाहन की जो विकास नालिका चेंज करने के बाद सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा वो पड़ा इसकी ध्वनि पर। इसकी उच्च ध्वनि आसपास के पड़ोसियों के कान फाड़ देगी, कान फाड़ देगी। और इस चीज को फिक्स करने के लिए मैंने इसकी निकास नालिका में डाले हैं डीबी किलर। अब उसका प्रोसेस दिखाता हूँ। उसमें मेरे घोड़े लग गए थे, घोड़े। तो जो रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल साइलेंसर थे वो ये रहे। भाई साहब बहुत भारी हैं, तो ये रहे। तो मैंने छोटे वाले ऑर्डर किए ये वाले, तो इनकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो है कि मैं इसका ना वो करूँगा, इनका जो डीबी किलर होता है ना यहाँ पे कस्टम बनवाऊँगा, या देखता हूँ जापान की वेबसाइट से। जापान में तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल की शॉप्स है ना, तो वहाँ कहीं से मंगाऊँगा और उसके बाद साउंड कंट्रोल करूँगा। बाकी अभी इन्हें लगाते हैं, बड़ा लंबा काम होने वाला है आज का। एक तो ये बढ़िया है, मेरा गराज ना शेड के अंदर है और बाहर बारिश हो रही है, तो बड़ी ध्यान से करना पड़ रहा है कहीं पानी वानी ना चला जाए। भाई साउंड बहुत लाउड है और अभी रात हो रही है। मैं इंटरनेट पे जाके पहले इसके डीबी कलर सर्च करता हूँ, इसका रेडियस चेक करके। एक्चुअली जापान में ना बहुत सारे डीबी कलर मिलते हैं लंबे लंबे से, उनको बस साइलेंसर में डाल दो, वो ऑडियो बहुत रिड्यूस कर देते हैं, शाकिन वाकिन में काम आता है। तो जी जापान में एग्जॉस्ट चेंज करने का मेन रूल होता है वो होता है कि आप एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हो, बस आपको कार्बन एमिशंस और साउंड की थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। साउंड का क्या रहता है, ओगाता जो होती है ना, जैसे 450 सीसी के ऊपर जितनी बाइक होंगी, जैसे 650 है, ओगाता में क्या होता है 94 डेसिबल के ऊपर तुम्हारी बाइक का साउंड नहीं जाना चाहिए, और वो भी कुछ 3 मीटर दूर से नापते हैं और आइडल स्टेट पे। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि इन वाले जो मफलर्स हैं इनका साउंड कितना है। बाप रे बाप भाई, जो इंडिया में बिना डीबी कलर के चला रहे हैं, इसकी डीबी चेक कर लेता हूँ कितनी डीबी आवाज़ आ रही है उतनी डिस्टेंस पे। तो जी 95 से 99 के बीच में जा रही है, मतलब 100 डीबी के करीब मान लो। तो जी जो डीबी कलर थे उनका साइज़ तो सेम ही था, ये रहा। बस इन दोनों में अंतर क्या है ना, इसमें एक्स्ट्रा होल्स बने हुए हैं और सामने से ब्लॉक है। 1 2 3। तो जी मैंने ये 2 डीबी कलर यूज़ किए थे और ये दोनों ही काम कर रहे हैं और दोनों ही लीगल ऑडियो रेंज में है। दिन इनका डेसिबल लेवल बहुत कम हो गया है, लेकिन एक्चुअली होता है कि सिटी में तो ये चल जाते हैं, लेकिन अब मैं जैसे कंट्री साइड एरिया में राइड करता हूँ ना, या जंगलों में या फिर गाँव में जहाँ लोग 5 बजे सो जाते हैं, उसके हिसाब से मुझे थोड़ी सी भी और लाउड लग रही है। वैसे लीगल है लेकिन वही लोगों को दिक्कत ना हो, तो मैंने ये मंगाया है। यहाँ जापान में ना ये लोग ये यूज़ करते हैं, ये ग्लास वूल है और इसमें आपकी ऐसी रिंग आती है, और इसको आप काट के इनके ऊपर चढ़ाते हो। उसके बाद जो गाड़ी में कभी कभी फट फट, क्योंकि फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है तो फट फट एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, क्रैकल की जो बोलते हैं। और अगर इसको लगा देंगे शायद 2 बार ही लपेट जाएगा, लेंथ तो ठीक ही है, इसको 2 बार लपेट देंगे फिर ये थोड़ी सी और ना साउंड मफल हो जाएगी। तो जो हमारे दोनों रेडी हो गए, अब जाके चेक करते हैं कितना साउंड कम हुआ है। और इसकी थिकनेस अभी इतनी है, और ज़्यादा हुआ तो मेरे पे अभी एक गड्डी और बची है, इसको यूज़ कर लेंगे। तो जी डीबी किलर हमारे इस बाइक में लग चुके हैं, और वो भी ग्लास वूल रैपिंग के साथ। कई लोग इसमें स्टील वूल भी भरते हैं उसकी आवाज़ और कम करने के लिए, लेकिन वो हार्डले वार्डले में ज़्यादा यूज़ करते हैं जब उसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा के और उसमें और आवाज़ कम करनी होती है, लेकिन वो आसपास लोग शाकिन के टाइम पे करते हैं। अभी इसकी आवाज़ में अगर आपको सुनाऊँ तो आइडल पे सुना देता हूँ।
तो इसके आइडल पे आवाज़ एकदम परफेक्ट हो गई है, कोई भी क्रैकल नहीं है। एक बार मैं ना इसके थोड़ा आरपीएम बढ़ा के दिखा देता हूँ कि इसमें अभी कोई क्रैकल भी नहीं है। अच्छा, इस बाइक की अब डेसिबल लेवल भी चेक कर लेता हूँ कि कितना कम हुआ है ग्लास फुल लगाने के बाद। तो मैंने इतनी दूर से इस तीनों के चेक करे थे, तो बिना डीबी किलर के थे इसके 9500 के आसपास। जब मैंने डीबी किलर लगाए जो कस्टम वाले थे, उसके बाद इसके पहुंचे थे 85 और 90 के बीच में। अभी इसके डेसिबल लेवल 78 और 82 के बीच में है। तो मतलब जापान लॉ के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, क्योंकि 94 डेसिबल्स होते हैं आइडल स्टेट पे। तो भाई और ये ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ही नापे, ये मैं अभी गाड़ी की सर्विसिंग कराने गया था, वहाँ पे मैंने प्रॉपर डेसिबल जो मीटर आता है उससे मैंने चेक करा के देखा, तो उसमें भी ठीक आ रहा था। और बाकी मैंने पुलिस के बगल में भी निकाल के देखी थी ताकि उसके कान खड़े हो, तो उसने भी कुछ नहीं बोला था। तो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, हमने कोई रूल नहीं तोड़े जापान में, कोई फालतू का शोर वोर नहीं मचा रहे हम। अच्छा, इस वाहन में एक और संस्था के उत्पादों का यूज़ किया गया है, वो है ट्रिप मशीन। तो मैंने इस बाइक में ट्रिप मशीन के 2-3 चीज़ें लगा रखी हैं। एक तो है रिस्ट रैप और दूसरा है ये विंगमैन्स, साइड बैग्स हैं। ये मैंने लेफ्ट और राइट दोनों लगा रखे हैं। और इसकी पोजीशन भी ऐसी है कि जब इसमें बैठो तो कुछ ऐसे टांगों के बीच में कुछ अड़ता नहीं है। कुछ अड़ तो रहा है, अच्छा वो बैग नहीं है। और मेरे पास इसके बूट्स भी पड़े हुए हैं। कई लोग मेरे से बूट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो बूट ट्रिप मशीन के हैं। तो जी ये वाले बूट हैं जो वीडियो में बहुत लोग पूछ रहे थे, ट्रिप मशीन के बूट हैं। और इसको टूरिंग में तो मैं नहीं पहनता हूँ, टूरिंग के लिए मेरे पास अलग जूते हैं, लेकिन ये वैसे पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल है और सिटी राइड्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और बाकी इसको मैं पहन के पहाड़ तक चढ़ चुका हूँ। मैं जापान में एक पहाड़ चढ़ा था, तो बहुत कंफर्टेबल है। मतलब पहाड़ चढ़ सकते हो फिर तो कंफर्टेबल ही है। टूरिंग के लिए मैं पहनता हूँ ये वाले जूते। ये हैं फैल्को के, थोड़े से गंदे हो रखे हैं, अभी यहाँ बर्फ़ पड़ रही है ना, तो ये फाल्को के जूते हैं। थोड़े से महंगे थे, लेकिन हाँ टूरिंग के लिए ये बेस्ट है। इसमें सारी प्रोटेक्टिविटी है और ये वाटर प्रूफ भी है और स्नो में भी आराम से पहन सकते हो। अंदर लाइनर वगैरह है। बाकी सिटी राइड के लिए मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड के ये वाले जूते हैं। इसको मैंने ज़्यादा नहीं पहना है। एक ये एविरेक्स के जूते हैं, ये भी राइडिंग के हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ बस यहाँ पे ये दे रखा था कि गियर वियर से जूते खराब ना हो, तो कभी कभी मैं ये डाल ले। बाकी ये मैंने बहुत पहले लिए थे जूते। यूजुअली जो मेरे पास चीज़ें हैं ना वो ऐसी हैं कि लॉन्ग लास्टिंग है। ये सारी चीज़ें ना लगभग 4-5 साल हो गए मुझे। ये भी मैंने क्लासिक 350 थी तब लिया था। इस जूते का नाम है सियरा बूट्स, जो मैंने इस वीडियो में पहन रखा है, सियरा डिज़ाइंस। लेकिन ये बहुत भारी है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है ये, लेकिन ठीक है, प्रोटेक्शन सारी है, लेकिन भारी बहुत है ये। और इसको मैं कभी कभी डाल लेता हूँ। इसमें ऐसी कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से हाई हैं तो एंकल की प्रोटेक्टिविटी मिल जाती है। डॉक्टर मार्टिन के हैं ये। और अभी 2 वीडियो पहले कोई इस जूते के बारे में पूछ रहा था, तो ये ओनित्सुका टाइगर के हैं। इनका राइडिंग से कोई वो नहीं है वास्ता, ये बस ऐसे लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा बता देता हूँ। काफ़ी सेक्सी जूते हैं ये। पहली बार मैंने उनको पहने हुए देखा था मंकी मैजिक रौनक भाई को, फिर मैंने जूते लिए थे। बहुत प्यारे हैं। और ऐसे राइडिंग गियर्स हैं मेरे पास बहुत सारे हैं। मेरे पास बैग वैग भी है, टूरिंग के अलग बैग हैं और ऐसे डे ट्रिप के लिए अलग बैग है। अच्छा ये भी तो है, ये मेरा डेली कैरी है। ये भी ट्रिप मशीन का बैग है, काफ़ी बढ़िया है यार ये भी। और इस तरह के मेरे पे अगर राइडिंग गियर्स की अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं बना दूंगा। वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे राइडिंग गियर्स। जूते मैंने दिखाई दिए और जैकेट्स वगैरह हैं। और देखना अगर कमेंट करोगे तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। अब दोबारा चलते हैं वापस वीडियो पे। और ये जो बैग है ये लगा आपको छोटे रहे, लेकिन इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। दिखाओ मैंने बैग में क्या क्या रखा हुआ है। इस बैग में मैं रखता हूँ पानी की बोतल, और इसमें एक है आर्मी नाइफ, और दूसरा है मेरे पास ये टूल है। इसमें जैसे वायर कटर वगैरह और सीजर नाइफ वगैरह सब कुछ है। एक आधा खाया हुआ केला, और ये ब्लर करना पड़ेगा जापानी तेल। तो जी अब आते हैं इसके ईंधन पास के आवरण के ऊपर, मतलब टैंक कवर। तो जी लड़कों को 2 चीज़ें मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और दूसरा GT 650 मिस्टर क्लीन का टैंक। मैंने 2-3 चीज़ें देखी कि मैं इस पर PPF करवाऊँ या ग्लास कोटिंग करवाऊँ, लेकिन बाद में जब इन सब का प्राइस देखा तो मैंने कहा इसको खुद मेंटेन करते हैं। लेकिन तभी मुझे इंटरनेट पर दिखता है ये बैक्स्टर का टैंक कवर। जी हाँ, इस टैंक कवर का ब्रांड का नाम है बैक्स्टर। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ जापान में मिलता है, और जहाँ से भी मिलता है मैंने वेबसाइट से मंगाया और वो लोग वहाँ से शिप कर देते हैं। थोड़ा सा महंगा है, मतलब कीमत इसकी इतनी है कि मम्मी चप्पल तो मार ही देंगी। 18,000 रुपए का है। बाकी इस बैग कवर में 2 माउंटिंग ब्रैकेट भी हैं, जिसमें इसी ब्रांड का एक टैंक बैग ऊपर माउंट जाता है। वो मैं पुराने व्लॉग से दिखा देता हूँ। इसको यहाँ क्लिक करना है, ये यहाँ से क्लिक करना है, और ये यहाँ पे लगेगा। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ यूजेबल है। इसी टैंक कवर के ऊपर एक टैंक बैग फिटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जो है राइनो वॉक का। इसमें हुक्स और स्ट्रैप दोनों ही हैं। इसमें मैं ग्लव्स लगा लेता हूँ, सनग्लासेस, स्टोल की पर्ची और कभी कभी नींबू मिर्ची। बाकी इसमें मैंने एक चीज और चेंज करी है, इसका गति माप यंत्र। पहले इसके हेडलाइट के मस्तक के ऊपर विराजमान था, लेकिन अब मैंने इसको टैंक के साइड में लगा दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? सेक्सी लग रहा था।
मुझे पता है लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है यहाँ पे, और वाहन चलाते टाइम ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ओवर स्पीडिंग हम करते नहीं है, और जो बाइक का जी स्पॉट होता है वो हम आराम से ढूंढ लेते हैं, मतलब न्यूट्रल बिना देखे। और ये जो माउंटिंग ब्रैकेट है ये मैंने ओमेगा रेसर से लिया है, ये थाईलैंड से आता है। और ये जो स्पीडोमीटर है मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए लगाया था, इसकी पोजीशन बाद में चेंज करी जा सकती है। मुझे पता है लोगों को ज़्यादा पोजीशन अच्छी नहीं लगती, लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर शायद मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि पोजीशन बदलते रहना चाहिए। अब चलते हैं इस बाइक की एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पर, क्वाड लॉक। ये भी बहुत लोगों ने पूछा था। तो जी ये है क्वाड लॉक का वायरलेस माउंट। इसको जीटी में लगाने के लिए मैंने खरीदा था स्टेमनेट विव डिजाइन नाम के इंस्टाग्राम पेज से। ये स्टेमनेट जाएगा निकल अडाप्टर में, फिर आएगा वाइब्रेशन डैम्पनर और उसके बाद वायरलेस माउंट। तो मैं तो अभी अपना पुराना फोन यूज कर रहा हूँ, तो अपना नया फोन थोड़ा अपनी जिम्मेदारी पर यूज करें। अच्छा, इस बाइक में जितनी भी सारी मॉडिफिकेशन हुई है ना वो मैंने खुद करी है। मुझे भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मुझे अपनी बाइक में खुद काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भले इसका मफलर चेंज करना हो गया, इंजन गार्ड लगाना हो गया, थोड़ा बहुत वायरिंग का बैटरी का काम हो गया, वो सारी चीज़ें मैं खुद ही कर लेता हूँ। और बाकी अगर कुछ गलत हो भी जाए तो उसके लिए तो यार एंड में मैकेनिक बैठा ही है। अच्छा, इस बाइक में भी मुझे 2-3 चीज़ें और चेंज करनी है। जैसे मैं अभी तो एक कैफे रेसर है ना, मुझे थोड़ा सा ब्रैड स्टाइल में ले जाना है, इसका हैंडल बार चेंज कराना है, और टेल लाइट हो गई, इंडिकेटर हो गया, वो सारी चीज़ें चेंज करानी है। तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। लेकिन इसमें वही सीन है कि ना ये सारे पार्ट्स मुझे इंडिया से मंगाने पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये है कि कस्टम के पैसे लग जाते हैं कभी कभी, और शिपिंग के पैसे लगते हैं। और एक चीज़ की दिक्कत है, ऐसे कभी कभी मान लो एक नट बोल्ट कम दे दिया उन्होंने, तो वो सारी चीज़ों का भी झंझट रहता है। तो वही ये धीरे धीरे कर रहे हैं। कई लोग पूछ रहे थे इस बाइक की सफाई कैसे करते हो, तो यहाँ कोई दुकान वुकान नहीं है जो बाइक की सफाई करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती हैं। तो इसकी सफाई हो गई या क्रोम का पॉलिशिंग हो गई, वो सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। मैंने मशीनें ले आई हैं घर पे। मशीन क्या, वो ड्रिलिंग मशीन है, उस पर बफिंग का कपड़ा लगा दो, उससे मैं अपना क्रोम व्रोम चमका लेता हूँ। लेकिन हाँ, अपना बाइक मुझे खुद छूनी अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है मेरी बाइक कोई और छुए। बाकी देखते हैं इसमें बाइक और किस डायरेक्शन में जाती है।おお、ありがとうございます。それが大変。